आज मैं उच्च शिक्षा की चुनौतियों के स्रोत और समाधान की राहों पर बातचीत करूंगा। वर्तमान परिदृश्य में उच्च शिक्षा के संदर्भ में कुछ बिंदु विचारणीय हैं। सर्वप्रथम बात तो यह है कि हम जिस दौर में इस वक्त जा रहे हैं उसको हम ज्ञान के विस्फोट का युग कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ज्ञान के विस्फोट की जगह हम सूचनाओं के विस्फोट की बात करें। दोनों बातों में थोड़ा अंतर है, लेकिन नॉलेज एक्सप्लोजन जैसी बात इस वक्त हो रही है। इस विधा पर जिन लोगों ने काम किया है उनका मानना यह है कि विश्व में पूरी मानवता के पास जो ज्ञान था उसमें जब पहली बार दुगनी वृद्धि हुई उसमें लगभग 5 शताब्दियाँ लगीं, 500 वर्ष लगे जब दुनिया में पहली बार ज्ञान में दुगनी वृद्धि हुई। दूसरी जो दुगनी वृद्धि हुई है उसमें संभवतः 85 वर्ष लगे, तीसरी वृद्धि में 10 वर्ष लगे, और अभी कलाम साहब और राजन साहब की जो पुस्तक आई है 2002 में, उसमें उन्होंने लिखा है कि आज के दौर में ज्ञान के आधार में 1 वर्ष के चौथाई से भी कम समय में ज्ञान की मात्रा में दुगनी वृद्धि हो जा रही है। इस तरीके से यदि हम देखें तो अब आवश्यकता इस बात की है कि हमको सीमित समय में अधिकतम ज्ञान प्रदान करना है। जब ज्ञान की राशि सीमित थी तो संभवतः इस प्रकार की समस्या नहीं थी। भारतीय मनीषा ने इस संबंध में जो चिंतन किया है, उन्होंने लिखा था, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत सारभूतम तदुपासनीयम क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। नीर क्षीर विवेक की बात की गई थी कि जिस प्रकार नीर क्षीर विवेक होता है उसी प्रकार जो विभिन्न ज्ञान की शाखाएं हैं उनमें जो यथोचित ज्ञान है उसका उपयोग, उसकी प्राप्ति और शोध कार्य के द्वारा वृद्धि वर्तमान की आवश्यकता है। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि इसका एक प्रमुख कारण सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति से है। एक अनुमान यह है कि यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो रही थी, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के उषा काल में, यानी कि समय करीब 1790 का रहा होगा, उस समय इस भूभाग में जितने भी व्यक्ति रहते थे पूरे विश्व में 90% जनसंख्या लिखने पढ़ने की कला से अनभिज्ञ थी। और पिछले 2215 वर्षों में ज्ञान की राशि में निरंतर वृद्धि होने के साथ साथ इस प्रतिशत में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। इसका एक कारण जनसंख्या का विस्फोट भी है। अभी तक हम ज्ञान के विस्फोट की बात कर रहे थे, जनसंख्या विस्फोट से हम सब परिचित हैं कि किस प्रकार विश्व परिदृश्य में जनसंख्या बढ़ रही है। और भारतीय संदर्भों में यदि हम बात करें तो 1947 की 21 करोड़ की जनसंख्या अब 1 अरब से ऊपर हो चुकी है। 15 से 25 वय वर्ग के जो भारतीय इस वक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा, वो टोटल जो इंडियंस हैं उनकी संख्या का लगभग 10 और 11% हैं। यह जो प्रतिशत था, यह प्रतिशत 1960 में मात्र 1.5% था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि हमको डेवलप्ड नेशन, विकसित देश के रूप में अपने को स्थापित करना है तो इस प्रतिशत को कम से कम 25 होना चाहिए। मतलब इसका सीधा सा ये है कि हमको अधिक लोगों को अधिक ज्ञान प्रदान करना है। यह समस्या इसी सदी की है। इससे पूर्व यह समस्या कभी आई नहीं थी। एक और चीज़ यहाँ पर उल्लेखनीय है कि पिछले 100-150 वर्षों में जो प्रगति हुई है उसके फलस्वरूप निर्णय लेने के लिए जो अधिकृत समूह हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी हुई। 20वीं सदी की सबसे बड़ी घटना यदि कहा जाए तो वो ये है कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, जो निर्णय लेने के लिए अधिकृत समूह हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती चली गई है। मानवता का आधा हिस्सा जो 100 साल पहले इस प्रकार के कार्य को नहीं कर रहा था वो अब इस कार्य को कर रहे हैं। इनकी जो ये भागीदारी है ये सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सभी जगह है, इसका प्रशासनिक क्षेत्र में भी। एक तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति का उद्भव और उसका प्रभाव। एक अनुमान ये हम लगा सकते हैं कि यदि हम 1850 की बात करें
तो शायद ही दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा था जहाँ पर डेमोक्रेसी, जिस रूप में आज हम डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को लेते हैं, यह विद्यमान कहीं भी नहीं थी। और 1950 के दशकों तक आते आते विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति को स्वीकार कर चुका था। एक यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात यह भी है ध्यान देने की कि लोकतंत्र के अलावा जो इतर शासन प्रणालियाँ हैं, अन्य शासन प्रणालियाँ हैं, वो धीरे धीरे लोकतंत्र की ही ओर को बढ़ रही हैं। जहाँ जहाँ विश्व के वो हिस्से जहाँ लोकतंत्र नहीं था, वो भी लोकतंत्र की ओर को बढ़ रहे हैं। यूएसएसआर का विघटन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लोकतंत्र की ओर को सबकी नज़र अब है। शायद लोकतंत्र ही अब लोक पद्धति, लोक जीवन के रूप में कार्य कर रहा है। इस लोकतंत्रात्मक शिक्षा व्यवस्था ने जो महत्वपूर्ण काम किया है वो ये कि सबके लिए शिक्षा, सबको शिक्षा, इसको हम अंग्रेजी में एजुकेशन फ्रॉम क्लासेस टू एजुकेशन फॉर मासेस कहते हैं कि पहले शिक्षा वर्ग विशेष तक थी, अब शिक्षा जन सामान्य के लिए है। भारतीय संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अब हमने शिक्षा को मौलिक अधिकार भी बना दिया है, यानी कि अधिक शिक्षा सबको देना अब वर्तमान की आवश्यकता है। यह अपरिहार्य है, इसको अब हमको करना ही होगा। यदि हम ऐसा करना चाहेंगे जो हम कर रहे हैं, जो सर्व शिक्षा अभियान नाम से एक मेगा एजुकेशनल इंटरवेंशन प्रोग्राम चला है, उससे हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले वर्षों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना है। इस संभावना को दृष्टिगत रखते हुए हमको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में या राष्ट्रीय परिदृश्य में कुछ ऐसे परिवर्तन करने होंगे, कुछ ऐसे परिवर्तन लाने होंगे जिससे अधिक ज्ञान अधिक लोगों को अधिक सरल तरीके से पहुंचाया जा सके। एक चौथी बात जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, उसको अर्थशास्त्री LPG कहते हैं, जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। ये एक अर्थशास्त्री ने मुझे बताया था कि जिस प्रकार घर में रखा हुआ LPG का सिलेंडर बहुत महत्वपूर्ण है, वो रसोई घर के कामों को सहज, सरल और सुगम बना देता है, उसी प्रकार ये जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में LPG आया है, यह आवश्यक है, यह अनिवार्य है, यह हमारे जीवन को सहज, सरल और सुगम बना रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार घर के रसोई घर में रखा हुआ सिलेंडर तकनीकी खराबी के कारण या किसी और वजह से यदि उसमें विस्फोट हो गया तो वो किसी बम से कम नहीं होगा। कुछ ऐसी ही आशंका इस LPG के संदर्भ में भी है कि यदि हमने इसका ठीक तरीके से उपयोग नहीं किया या असावधानी, अदूरदर्शिता हो गई तो उससे सुदूर भविष्य में घातक परिणामों की आशंका भी बनी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर अब एक और महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में यह हुई है कि पहले स्थानीय लोग, फिर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं एक दूसरे मुल्क में जाकर, दूसरे देशों में जाकर शिक्षा संस्थानों को खोल रहे हैं, उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनकी कार्यप्रणाली, क्रियाकलाप तथा उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए सम्मुख महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता, गुणवत्ता तथा समन्वयन हेतु अनेक राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं इस कार्य के लिए बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए UGC है, NCTE है, AICTE है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। ये सब संस्थाएं एपेक्स बॉडीज़ के रूप में काम कर रही हैं। ये हमको कुछ ऐसे सम्यक परिवर्तन करने होंगे कि जिससे ये संस्थाएं अपने दायित्वों का उचित ढंग से, यथोचित ढंग से निर्वहन कर सकें। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर भी ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अनावश्यक हस्तक्षेप से उच्च शिक्षा को मुक्त रखना वर्तमान की बड़ी चुनौती है। अब अंतिम बात जो इस संदर्भ में कही जा सकती है वो है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति। एल्विन टॉफलर को मैं कोट करना चाहूँगा यहाँ पर, जिन्होंने वर्ष 1970 में ही अपनी एक पुस्तक में लिखा था और वर्णन किया था कि 1900 की भविष्य में उच्च शिक्षा का परिदृश्य कैसा होगा। थर्ड वेव नाम की जो किताब उनकी 1980 की थी, उसमें उन्होंने इंगित किया था कि जो कृषि आधारित सामाजिक व्यवस्था के बाद उद्योग आधारित सामाजिक व्यवस्था आएगी और उसके उपरांत वर्तमान की जो सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक व्यवस्था है उसके आधार पर, और उनकी ही किताब 1990 की पावर शिफ्ट में उन्होंने ये लिखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी का उद्भव और विकास दोनों उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां हैं। ये
ज्ञान के स्रोत भी हैं और समाधान की राहें भी हैं, यानी कि ये ज्ञान का स्रोत हैं और ज्ञान के संसाधन भी हैं। इनका यदि हम यथोचित ढंग से उपयोग करेंगे तो उच्च शिक्षा की व्यवस्था में फेरबदल करना, परिवर्तन करना हमारे लिए आसान हो सकेगा। डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, जो मुक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा के नाम से हम बातचीत कर रहे हैं वर्तमान में, इसमें और नवीनतम जो संप्रेषण तकनीकें हैं उनका यदि हम उपयोग कर सके तो ज्ञान की विधाओं में विकसित ज्ञान की विभिन्न विधाओं को हम इंट्रा, ट्रांस और क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोचेस से नई जो विषय हैं, नए ज्ञान के जो क्षेत्र हैं उनका विकास कर सकते हैं। पिछले 30-25 वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उनसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ होते होते जीनोम रिसर्चेज और नैनो टेक्नोलॉजी तक हम पहुंच चुके हैं। भविष्य की जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा विशेष रूप से, उसमें जटिल, व्यापक और उच्च तकनीकों पर उसको आधारित होना है। तो इसमें कंप्यूटर से लेके, माइक्रो प्रोसेसर से लेके और जो एडुसेट स्थापित किया गया है उसका हमको उपयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात साफ कर लेनी चाहिए कि ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन समस्याओं को पहली बार सामना कर रहा है। भारत में हम इन समस्याओं का पहली बार सामना कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मानवता के पास ऐसा कोई पुराना अनुभव नहीं है जिसके आधार पर इन समस्याओं का समाधान हो सके। ये बड़ी चुनौतियां हैं। इन बड़ी चुनौतियों का समाधान परंपरागत तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके लिए असामान्य समाधान ही हमको खोजने होंगे। असीम ज्ञान को कम समय में, कम लागत में सब तक पहुंचाना इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है। थॉमस फ्रीडमैन ने अपनी एक पुस्तक में जो 2005 में आई थी, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, उसमें इसने लिखा हुआ है कि सभी प्रकार का ज्ञान सभी लोगों तक पहुंचाना इसलिए अब आसान है कि दुनिया समतल हो चुकी है। जो प्लेग्राउंड है वो सबके लिए समतल है और जो खेल के नियम हैं वो सबके लिए एक जैसे हो गए हैं। एक वाक्य मैं कोट करना चाहूँगा टॉमस फ्रीडमैन का यहाँ पर कि प्रोफेशनल्स एवरीवेयर फ्रॉम चाइना टू ऑस्ट्रेलिया टू कोस्टा रिका कैन वर्क फ्रॉम होम एज इफ दे वर इन ऑफिसेस नेक्स्ट डोर टू ईच अदर। अब एक इसके साथ ही एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि 20वीं शताब्दी का जो कंपटीशन शब्द था, कैपिटल सी मैं उसको कहता हूँ, फ्रॉम वन कैपिटल सी टू अनदर कैपिटल सी, वो अब कोऑपरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता के स्थान पर पारस्परिक सहयोग, और यह जो पारस्परिक सहयोग है, इस पारस्परिक सहयोग का उपयोग करके ज्ञान को उत्पन्न करना, ज्ञान को का संग्रह करना और ज्ञान का वितरण करना आसान हो गया है। कम से कम इस संदर्भ में कि इस प्रकार की जो तकनीकें हैं वो तकनीकें धीरे धीरे अब कम लागत की होती चली जा रही हैं और विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान उन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। संभवतः औद्योगिकीकरण का जो दौर था, उस दौर में वो जो हिडन करिकुलम की बात हम उस संदर्भ में करते हैं, जो ओबीडियंस, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन वाला था, अब उसकी उपादेयता ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में कुछ कम हो गई है। एल्विन टॉफलर को मैं फिर कोट करूंगा कि वो अपनी थर्ड वेव में लिखते हैं कि इस हिडन करिकुलम को, जो सूचना प्रौद्योगिकी का हिडन करिकुलम है, उस अदृश्य पाठ्यक्रम को दृश्य रूप देना ही होगा। संभवतः इसके लिए हमको उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों तथा संपूर्ण शैक्षिक वातावरण को इस प्रकार परिवर्तित करना होगा जिससे कि युवा वर्ग को ऐसी शिक्षा मिल सके जिसमें विशिष्ट विधाओं की जानकारियाँ,